हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा नया वीडियो है और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं, नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। टैगलाइन है मिशन एमबीबीएस। ये सवाल मिस मत करना, नीट के एग्जाम के पहले इन सवाल को आपको जरूर करना है। आप सबने बायोटेक पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, अच्छे सवाल पे फोकस नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, तब तक हमारे सारे सवाल सही नहीं होते। इस केस में आपको एग्जाम देने के पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट के एग्जाम के कवर हो जाएं। तो आइए कोशिश करते हैं हर वो सवाल जानने की जो नीट में एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। और पहला सवाल आपके सामने है, फाइंड सेकेंड ऑलवेज cuts DNA molecule at a particular point called restriction sequence and it consists of। हाइंड सेकेंड के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हाइंड सेकेंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो हाइंड सेकेंड नेम दिया गया है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आरडी। और ये जो हाइंड सेकेंड है, ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसको स्मिथ ने डिस्कवर किया था, और ये भी नीट 2013 में पूछा जा चुका है। बिसाइड्स हाइंड सेकेंड के अलावा मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक डिस्कवर करे जा चुके हैं फ्रॉम 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। ये कुछ सवाल थे, बट जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि किस पॉइंट पे कट करता है, कितने बेसेस होते हैं, तो आंसर इज 6 बेस पेयर। ये आपको याद रखना है, ठीक है? डायरेक्ट इस पॉइंट को याद रखें। क्वेश्चन सेकेंड, व्हिच द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड। सवाल पूछ रहा है प्लाज्मिड का फीचर क्या नहीं है। आप जानते हैं जो प्लाज्मिड है, बेसिकली ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक बात। दूसरा, स्मॉल होता है। तीसरा, इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो सेलेक्टिव मार्कर के लिए, सेलेक्टिव मार्कर के रूप में इस्तेमाल होता है ना। बट फिलहाल अभी कुछ पॉइंट और, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सर्कुलर भी है। ढूंढते हैं कोई आंसर। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड होता है। इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, देखिए मैंने कहा ना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ऑटोनॉमस है, यानी ये जीनोमिक डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एक बात ये, और ट्रांसफरेबल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों बातें सही हैं। ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन करता है, हमारे पॉइंट में आ गया। ऑटोनॉमस, सर्कुलर है, हमारे पॉइंट में आ गया। ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है? ये प्लाज्मिड वेक्टर को जब इसके ऊपर जब डिजायर्ड जीन को इसके ऊपर लोड करेंगे, तो किसी भी होस्ट में इसे हम भेज सकते हैं और वहां पे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं लार्ज स्केल पे। तो यस, आंसर फर्स्ट होगा। बट हमारी पूरी जो रिसर्च है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको आना चाहिए, जिससे कि दाएं बाएं कोई सवाल आए तो आप उसे कर पाए, ठीक है? तो सेकंड का आंसर फर्स्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। कह रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसमें से कौन से ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं? ये सवाल कई बार पूछा जाता है, एग्जामिनर की काफी पसंद है यहाँ पे। एक है सैल्वन, दूसरा है इको R5, तीसरा है XHO1 एंड चौथा है हाइंड थर्ड। पे काम करिए, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ब्लंट एंड कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आपको याद करना है। देखिए इधर, पहला आपका है, दैट इज इको R2। दूसरा आपका है इको R5। तीसरा आपका है इस्मा 1। देखिए, तीन तो आपको कम से कम ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है? इस्मा 1, आई हैव इस्मा 1। ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर, आपका होगा सेकंड।
ठीक है, क्योंकि पूछा गया है ब्लंट एंड। बाकी ये तीनों जो दिए हुए हैं ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, और बायोटेक में इसका बड़ा रोल है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? आप जानते हैं जब हम आप स्ट्रीमिंग कर लेते हैं उसके बाद लार्ज स्केल कल्चर के बनने के बाद में कुछ चेंजेस कर जाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक्चुअल में क्या होता है, ये सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे आपके काउंट होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो सेपरेशन होगा, प्रिजर्वेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, एक्सप्रेशन जो होता है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। आसान सवाल है, आप इसे याद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आप इसे नोट करके रखिएगा। क्लिनिकल ट्रायल पे भी सवाल पूछते हैं, वो ड्रग्स के केस में होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वालिटी टेस्टिंग की बात भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स पूछेगा, एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल बनता है। बड़ी इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन्ड फॉर। स्टार टैंक प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ये बात याद रखनी है आपको सीधे। जो स्टार टैंक है उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इससे लार्ज स्केल कल्चर आसान हो जाता है। ये बात इजिली आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है। एनारोबिक कंडीशन अगर करा देंगे तो काहे का फिर लार्ज स्केल कल्चर नहीं हो पाएगा। तो आंसर शुड बी थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे, बट फिलहाल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेन जो पॉइंट है उसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन किसी को भी हम सेपरेट कर सकते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे सवाल दिया गया है कि लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। जी नहीं सर, जो लार्ज होगा वो कहां से मूव कर पाएगा? आपने सबने पढ़ा होगा जो फ्रेगमेंट स्मॉलर होगा बेसिकली, तो स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव्स, यही आंसर होगा। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फर्दर नहीं सर, जो डीएनए है बेसिकली यहां पे हम डीएनए की बात करेंगे, और हम ये जानते हैं कि जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, नहीं सर मूव करता है, यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं आपको फिर बता दूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अभी सेशन में 4-5 सवाल मिलेंगे और ये सवाल खूब पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर याद करिएगा, नोट करिएगा, और अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक को जरूर रखिएगा। तो फिलहाल आंसर 6 का हो गया है, अभी और पॉइंट मिलेंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगरोजेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टनिंग में। देखिए फिर से वही इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सवाल पूछा गया है। जो डीएनए है जिसको हम सेपरेट आउट करने की बात कर रहे हैं, इसको हमें देखना है, तो इसे ये कब विजिबल होगा, आप इसे कैसे देख पाएंगे? तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी लाइट से इसे देखेंगे, यूवी लाइट से आपको आसानी से दिखेगा। लेकिन सवाल आता है कि पूछा क्या गया है, विजुअलाइज आफ्टर स्टैनिंग। तो स्टैनिंग किससे स्टैन करते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज ब्रोमोफेनॉल ब्लू, सिटोकार्मिन नहीं, एलिनिन ब्लू नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करेंगे। बट अभी भी सवाल वही है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन तो करेंगे ठीक है, लेकिन कौन से लाइट से देखेंगे? तो यूवी लाइट से देखेंगे। ये सारे पॉइंट है जिनको याद रखना है। और ये किस कलर का दिखेगा? तो दैट इज ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टैनिंग किससे स्टेन करते हैं, किस कलर का दिखता है, कौन से लाइट से देखेंगे, जो डीएनए है वो उसका चार्ज क्या है और वो किस तरफ मूव करेगा, तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is commonly used as vector for introducing DNA fragment into human lymphocytes? अब बात कर रहे हैं ह्यूमन लिम्फोसाइट्स, यानी ह्यूमन में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। PBR322 इजिली जाएगा बैक्टीरिया, उसी के लिए डिजाइन है। बैक्टीरियोफेज अगेन जाहिर सी बात है कि ह्यूमन में नहीं जाने वाला। टीआई प्लाज्मिड, डाइकॉट प्लांट, याद होना चाहिए। रेट्रोवायरस ही वो है जो ह्यूमन में जाएगा, क्योंकि यही पहुंचता है ये। ठीक है, आसान पॉइंट है, याद रखना है, बट इजी है। आप इसे मतलब आसान एक ही बात है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ह्यूमन में ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आंसर रेट्रोवायरस, टीआई प्लाज्मिड, डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आइए। Following statement describes characteristics of enzyme restriction endonuclease. Okay, identify incorrect statement. Can the enzyme binds DNA at a specific site and cut only one of the two strands. कह रहे दोनों में से किसी एक को कट कर रहा है, सिर्फ दोनों स्ट्रैंड को कट करना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। लेकिन और भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ओनली लिखा हुआ है इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। पहले रिकॉग्नाइज करता है, फिर कट करता है। इंस्पेक्शन वर्ड इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने। इंस्पेक्शन करने के बाद पहले निरीक्षण करता है, आप समझ पा रहे ना? इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए, देन कट द डीएनए as a specific point. The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA। बिल्कुल, तो ये आपका जो 2, 3, 4 है। अब आप देखिए यहाँ पे इसे समझिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में 3 इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई जो सही है, तो ये आपको ज्यादा जरूरी है याद करना। अलॉन्ग विद दिस दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है। एक बात तो ये, एक सवाल और पूछा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, एक्चुअली क्या मीनिंग है, रिस्ट्रिक्शंस किस रेफरेंस में है, प्लीज, है ना? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, आइए सॉल्व करते हैं। द डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। ने प्रोसेस पढ़ी है, आसानी से पढ़ा होगा। एंजाइम का इस्तेमाल करके मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद चिल्ड एथेनॉल मिला करके, चिल्ड एथेनॉल, मैं बार बार कह रहा हूं, चिल्ड एथेनॉल मिला करके प्रेसिपिटेट किया जाता है। बट एक सवाल और पूछा जाता है कि जो प्रेसिपिटेट हुआ है, जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, तो ये आसान सा सवाल है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, रिमूव्ड बाय, इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसमें सवाल और आया है। रिमूव्ड बाय, तो रिमूव बाय स्पूलिंग, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पूलिंग से रिलीज अलग हो जाता है। और ये आपसे नीट 2023 में पूछा गया, ये एग्जामिनर की पसंद है, क्या समझ लीजिएगा। डीएनए प्रेसिपिटेटेड बाय चिल्ड एथेनॉल, प्रेसिपिटेटेड डीएनए रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, looks like thread like structure, membrane dissolved by enzyme, lysozyme, cellulase, chitinase, it depends upon the कि आप कहां से ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल। अभी इस पे पॉइंट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। प्यारा सवाल है और बायोटेक आसान है अगर आप समझ लें तो। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए, अच्छा ओके, मैच द फॉलोइंग एंजाइम। ठीक है, मैचिंग करते हैं, आइए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मैचिंग किसके साथ जाएगी? तो ज्वाइंस द डीएनए फ्रेगमेंट। अब ज्वाइन कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है ये काम होगा डीएनए लाइगेज का। सिर्फ आंसर देखिए, मैचिंग में कई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डीएनए लाइगेज कौन है? तो सी का वन, सी का वन कोई है? सी का वन कई लोग हैं, एक ऑप्शन गया। ओके, तो एक तो आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या है? दैट इज, देखते हैं इसमें, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स, कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एक्सटेंड प्राइमर ऑन द जीनोमिक डीएनए। देखिए, ये जो टैग पॉलीमरेज है ना, ये जो एक्सटेंशन प्रोसेस है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मदद करता है डीएनए एप्लीकेशन और पीसीआर प्रोसेस में। तो ये अच्छा पॉइंट है। डी सेकंड के साथ जाएगा, डी सेकंड के साथ जाएगा तो एक ऑप्शन और चल गया। अब आइए ए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
क्योंकि अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, तो दोबारा इस पे तुरंत नहीं बोलना चाह रहे थे। कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, और एक का थर्ड दिया हुआ है सिर्फ सेकंड में। एक का थर्ड पढ़ लिया। बी, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अब अगर इंडोन्यूक्लियस है तो स्पेसिफिक लोकेशन पे बीच में कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस है तो साइड में कट करेगा। तो कह रहे हैं कि रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। आसान पॉइंट है, कर लेंगे। तो तब बी किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। आंसर हो गया। बट एक बात करनी है एक्स्ट्रा, क्या, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, पहली बात तो ये वेरी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, वेरी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट एफिशिएंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बात। और वैसे हमने कहा है एंजाइम डिनेचर्ड अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बस 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टॉलरेट कर लेता है फिलहाल। और 72 पे बेस्ट एफिशिएंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरा, ये जो ट्रैक पॉलीमरेज है, ये है क्या, तो फिलहाल ये डीएनए पॉलीमरेज। क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज, एक बात। दूसरा, ऑप्टेन फ्रॉम a bacteria that is called Thermus aquaticus, and that is bacteria। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, आप इन्हें भी याद रखिए। तो ये बहुत बार, अब इसमें से 7-8 सवाल बनते हैं। कोई भी सवाल एग्जामिनर उठा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है। ट्रैक पॉलीमरेज के साथ साथ एक नाम और याद रखिएगा, वेंट पॉलीमरेज, ये भी एक नाम होता है, वो भी डीएनए पॉलीमरेज ही है। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, ये सवाल काफी अच्छा है, आप इसे जरूर फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, देखिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट है सेलेक्टेबल मार्कर। अगर वेक्टर सेलेक्टेबल मार्कर नहीं रखेगा तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में अलग नहीं कर पाएगा, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, इस पे अलग नहीं कर पाएगा। यानी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट अलग नहीं कर पाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग नहीं कर पाएगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग नहीं कर पाएगा। इस पर डिटेलिंग आपको आनी चाहिए। तो डिटेक्टेबल मार्कर जैसे पीबीआर थ्रू टू के पास क्या है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो आइए सवाल करते हैं सर। हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी regenerated, identify the gene for desired trait in the alien organism, select a suitable vector for transformation in a specific crop, mark a gene on a chromosome for isolation। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप अगर इसका पहला आंसर चेक करें, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। क्या, सेलेक्टेबल मार्कर जो है ये एलिमिनेट करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, सो दैट इट ट्रांसफॉर्म को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा, रिकॉम्बिनेंट को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पूरे आने चाहिए। 3 केस है, तीनों केस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो जरूर वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, वहां से और चीजें मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ अलग से हमने पढ़ा रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आप वहां से देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। Given below the four statement pertaining the separation of DNA fragment using gelatophoresis, identify। सबसे पहला काम क्या करना है, क्या पूछ रहा है तो पूछ लो भाई। अब देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, अक्सर 3 सवाल तो आप इसी में नेट पा देते हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल ठीक है, एंड सो इट लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स एनोड। नहीं नहीं नहीं, लोडेड तो होगा भैया कैथोड के साइड, लोडेड तो होगा कैथोड में, यानी पहला गया। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल whose concentration does not affect the movement of डीएनए। कैसी बात कर रहे हैं, अगर जेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मूवमेंट को प्रभावित करेगा, यानी ये भी गया। अभी हमने पिछले किस सवाल में बात करी थी कि स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट। बिल्कुल सही बात है, जितना छोटा उतने दूर तक जाएगा। ठीक है, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग द यूवी रेडिएशन। नहीं सर, प्योर डीएनए को आप नहीं कर सकते अनलेस आप इसे स्टेन ना करें। किससे स्टेन करेंगे, इथेरियम ब्रोमाइड। तो ये आपका गलत हो गया। तो ए बी डी कोई है ऑप्शन, जी हाँ, ए बी डी फोर्थ आंसर है, आंसर।
ये बढ़िया सवाल है, 2019 में पूछा गया। और आप एक चीज नोटिस करिए, पिछले 13 सवाल में 3-4 बार पूछा गया है जेलेक्टोफोरेसिस। तो इस पर जरूर ध्यान दें, इस पे बहुत सवाल आता है बायोटेक में। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन वेक्टर PBR322 आर आउट। अभी हमने कहा था PBR322 में P फॉर प्लाज्मिड, मैं आपको यही बता दूं, P फॉर प्लाज्मिड, और ये जो B और R है, बॉलिवर एंड रॉड्रिगस, इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको बनाया था। सवाल आता है कि इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये कौन कौन से हैं? तो भैया क्लोरोफेनिकॉल नहीं है, क्लोरोफेनिकॉल गया, कैनामाइसिन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये किसी बच्चे का गलत नहीं होता अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो मन से। फर्स्ट आंसर सी का नंबर है, याद कर लीजिएगा। 15, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये, क्योंकि हम रट के जाते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहां पे दूसरा सवाल पूछा है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर कंट्रोल्ड बाय ओरिसाइट, ओरिसाइट कंट्रोल करता है, एक बात। दूसरा, ये और एक काम करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी यही से। तो आज से ओरिसाइट के दो फंक्शन हो गए, एक कंट्रोल द हाई कॉपी नंबर, और दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों पॉइंट खूब इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी वेक्टर में ओरिसाइट होना ही चाहिए, किसी भी वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होना ही चाहिए। दो बातें, ओरिसाइट के दो फंक्शन और सेलेक्टेबल मार्कर जो हमारे सिलेबस में है पीबीआर थ्रू, उसमें दो नाम हो गए, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। प्लीज याद रखिएगा। आंसर कर लेते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं, ये काम नहीं है, ओरिसाइट, और किसी ऑप्शन का यहां कोई मतलब फिलहाल नहीं है। रिकग्निशन साइट इस चीज के लिए नहीं होता, रिकग्निशन साइट पे कटिंग होती है, तो वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन जेलेक्टोफोरस, देखिए फिर वही सवाल, इन जेलेक्टोफोरस, जबकि मैंने शॉर्ट आउट किया है, बहुत शॉर्ट लिस्टेड करे हैं पॉइंट्स को, ये बार बार मिल रहा है। तो जेलेक्टोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, तो यहां हम बहुत समय नहीं खर्च करेंगे। विजुअलाइज होने के लिए हमें इथेरियम ब्रोमाइड चाहिए, उससे स्टेन करेंगे और कौन सी लाइट में देखेंगे? यूवी रेडिएशन में। सीधे याद करेंगे, सीधे आंसर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इको आर1। देखिए यहाँ पे मैं एक बार सवाल आया, वो भी डिस्कस कर दूं। इको आर1 का स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर आपको याद करना है तो उसके लिए सीधा सीधा फंडा है, आप एक बात याद करें, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि दिया है ये 523 है, और अगर इसको सेम रीडिंग फ्रेम रखें, ये अगर आप इसमें चेक करें कि क्या लिखा जाए, दैट इज GAATTC, इधर से भी GAATTC, बस ये सीक्वेंस है। और इसमें कटिंग कहां से होती है? जी और ए के बीच में, बोनस स्टेप में कोई ऑप्शन है? GAATTC। अब आपको गलती नहीं करनी, अगर इधर से पढ़ा तो उधर से ही फिर पढ़ना, तो ये GAATTC आ गया, बाकी इसमें किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 17 का फर्स्ट। बड़ी बात, जो इको आर1 है, इसमें एक बार पूछा गया जो फर्स्ट लेटर जब नेमिंग करते हैं, तो जो फर्स्ट लेटर है इट रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड एंड थर्ड लेटर मैं आपको लिख दू यहां पे, ये जो ई है, ई, दैट इज फर्स्ट लेटर, दैट इज रिप्रेजेंट व्हाट? जीनस। और जो सी और ओ है, दैट इज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, आर और फर्स्ट, ये ध्यान रखना है। तो इस पे आप एनसीईआरटी में जाकर चेक करिए कि क्या लिखा है, आर का मतलब क्या है और फर्स्ट का मतलब क्या है। मेरा सिर्फ ये मेन मोटो था जो नीट में सवाल में किसी पीवाईक्यू में आया है। आप खुद देखिए कि क्या है आर का मतलब, रोमन किस लिए रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दिया गया है जो स्टेन कौन सा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और आइसोलेशन नंबर कौन सा, ये मैं दोनों आंसर बता दिया हूं, आपको जाकर चेक करना होगा। ठीक है, 18 नंबर, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे अच्छा बात है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिए हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इनका कहाँ इस्तेमाल है, एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए। पहला नाम दिया है यहाँ पे बैसिलस thuringiensis, ये अगले वाले चैप्टर का पॉइंट है, लेकिन अब आप जानते हैं आजकल नया ट्रेंड चल रहा है सवाल को क्लब करके पूछने का। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बैसिलस thuringiensis। क्या दिया है? बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis किसके साथ जाएगा? दैट इज ट्राई प्रोटीन, ट्राइजीन एंड ट्राई प्रोटीन।
कई फर्स्ट ए सी का सेकंड ए भी आप पढ़ेंगे बाद में। तो ए का 4, अब ए का 4 इसमें कहां दिया है, सिर्फ एक आंसर है, बट और भी पढ़ेंगे। थर्मस एक्वाटिकस अभी हमने नाम लिया था, थर्मस एक्वाटिकस क्या मिलेगा इससे, टैग पॉलीमरेज। तो ये आप ध्यान दें, टैग पॉलीमरेज एंड इट्स अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। क्या है ये, डीएनए पॉलीमरेज। तो बी आपके साथ किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ। तो बी यहां पे थर्ड दिया हुआ है, बी आपका थर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अगला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस, टीआई प्लाज्मेट। और ये जो टीआई प्लाज्मेट है ना, ये प्लांट के केस में बात करेगा। ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने, सॉरी प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए। तो आपका ये C1 के साथ चला जाएगा, ये चला गया, ये याद कर लीजिएगा, सब पूछा जाएगा। और साल्मोनेला टाइफिनेरियम, साल्मोनेला टाइफिनेरियम में जो टाइफाइड कॉज करता था, इसी का इस्तेमाल पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में किया गया था। अब आपको ये जाके देखना है एक सवाल, हु मेक्स फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लीज इसको नोट करिएगा, और अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, हु मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, एंड दैट इज विद हेल्प ऑफ साल्मोनेला, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा हुआ है, साल्मोनेला टाइफिनेरियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। आंसर बी का सेकंड। प्यारा सवाल है, आप जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन endonuclease that always cut DNA molecule at particular point by recognize a specific sequence of 6 base पर। देखिए अभी एक सवाल हमने पीछे पढ़ा था, हाइंड सेकेंड जिसको कट करता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 6। और इस बार देखिए 6 बेस पेयर लिख के बोला है, और हमने उसमें सारे सवाल, पहला ही सवाल था, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, पहला तो यहीं से आंसर आ जाएगा, सेकंड। अगर यहां से ना हाइंड सेकंड ना कर पाए तो 6 बेस पेयर इसमें है, ये भी आपको याद रखना है। तो इको आर में भी 6 बेस पेयर है, GATTC, और इसमें भी 6 बेस पेयर है। तो आंसर क्या करें, तो आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यही है, आपको इससे मार्क करना होगा। दैट्स अ गुड पॉइंट, अच्छा सवाल है। और एक बात और, किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर दिस, तो अभी शायद मैंने पीछे बोला था, बट फिर भी दोबारा लिख दे रहा हूं, स्मिथ ने डिस्कवर किया था, आई थिंक 1970 में शायद, प्लीज चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा, एज सेलेक्टेबल मार्कर, या टू कीप मीडिया बैक्टीरिया फ्री, या टू डिटेक्ट द एलियन डीएनए, या इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट। इसका तो कोई मतलब नहीं है, और इसका कोई मतलब नहीं है, अब बताइए फर्स्ट या सेकेंड। तो जिसका आंसर देखिए, मैं आपको बहुत टारगेट बता दूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल इसका जो है वो फर्स्ट होगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के लिए पूछा जाए, तो बैक्टीरिया को ये मार देता है, तो यहां पे बैक्टीरिया फ्री के लिए ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या कुछ और। जो क्वेश्चन नंबर 21, इन ए मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओके, इन ए मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय, एक मिक्सचर में डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वो टेक्निक है, दैट इज टेक्निक फॉर separation of molecules, that is DNA, RNA, protein, under influence of under influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम डीएनए आरएनए प्रोटीन किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, बट फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है वो डीएनए है। आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, बहुत प्यारा सवाल है ये, इसको जरूर समझिएगा। आइए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, को मैं पहले बता दूं, जो पीसीआर है, पीसीआर को हम
थर्मल साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम आगे के क्वेश्चन में बताएंगे। यहां पे टेम्परेचर को बदला जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है दैट इज 94 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो होता है दैट इज 54 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दो टेम्परेचर, एक दो डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। एंड तीसरा कौन सा है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना? 94, 54 एंड 72। कह रहे हैं कि जो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने की बात है विगनिंग में, अगर वो नहीं मेंटेन हुआ तो क्या होगा? तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड? तो पहला स्टेप कौन सा होता है? डीनेचुरेशन, दूसरा एनलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। हाई टेम्परेचर अगर मिस हो गया तो क्या नहीं होगा? डिनेचुरेशन नहीं होगा। बहुत प्यारा सवाल है, एंड दैट इज डिनेचुरेशन नहीं होगा। शुरुआत की बात कर रहे हैं बिगनिंग में, इसलिए आंसर हो जाएगा डिनेचुरेशन। अच्छा पॉइंट है। इसी को हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये नीचे 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बात और, पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार नीट में सवाल पूछा गया किस चीज के लिए? तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। हाई कॉपी नंबर के लिए। और प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? तो पहली डिनेचुरेशन, दूसरा एनलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। एक बात हम आपको यही बता दें, एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री, एनलिंग होता है 54 डिग्री, डिनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डिनेचुरेशन का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड का अलग हो जाना, एनलिंग का मतलब होता है प्राइमर का आके जोड़ना, और एक्सटेंशन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का आके जोड़ते रहना विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। जरूर याद रखिएगा। इसको दिया था कैरेमोलिस ने, कैरेमोलिस। इसे इन विट्रो डीएनए एप्लीकेशन भी कहते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसे इन विट्रो डीएनए एप्लीकेशन भी कहते हैं। ये भी किसी एग्जाम का ही ऑप्शन है, इन विट्रो डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, ये कई सवाल कई पॉइंट्स थे, एक एक करके हमने पूरा कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। प्लाज्मिड पीबीआर 322। अब सवाल पढ़िए। जी, प्लाज्मिड पीबीआर 322 हैज पीएसटी1 रिस्ट्रिक्शन। आपको इस समय पीबीआर 322 याद करना पड़ेगा कि इस कहां से बात कर रहे हैं। पीएसटी1 विद इन द जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको पीबीआर 322 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, और यहां पे कह रहे हैं ये जो इतना पार्ट है दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli, कह रहे if this enzyme is used for inserting a gene, कह रहे अगर इस जगह पे, बात को समझिएगा, कह रहे इसको कट कर दें और इसकी जगह पे एक दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दें, एंड दिस जीन एक्चुअली फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसाइड्स। उन्होंने ये लिखा हुआ है सवाल में, बीटा गैलेक्टोसाइड्स लिखा हुआ है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये बनाता है, यानी इसको डिलीट करना है और इसको इनकॉर्पोरेट करना है इसमें। अब आप बताइए अगर ऐसा हुआ और इसको फिर इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलाई। इसमें मान लीजिए कह भी रहे कि प्लाज्मिड इंसर्टेड टू इकोलाई, तो क्या होगा? देखिए दो बातें होंगी। पहला, अब ये सेल मैं फिर बता दूं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, उसमें एक जीन इंट्रोड्यूस करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड करना है जो बीटा ग्लूकोसाइड प्रोड्यूस करता है। तो ये कलर कौन सा देता है? ब्लू कलर। ये ब्लू कलर देगा। अब इकोलाई में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, क्या होगा? ये इकोलाई, क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसमें बचेगा? नहीं। और ये कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर देगा, ध्यान रखिएगा, ये ब्लू कलर देगा। इसी सवाल को तो करना है, यही तो सवाल की खूबसूरती है। आपको चूंकि क्या है, जैसे ही कभी बीटा ग्लूटाथाइड को इंट्रोड्यूस कर हटाने की बात आती है, यहां पे सुन लीजिए, यहां पे हटाया नहीं गया है, जोड़ा गया है। और आप जो पढ़ के आए हैं उसमें हटाया जाता है।
चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल। सही या गलत? ये सही बात है। अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं होगी। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेसिस्ट एम्पिसिलिन, नहीं। एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा ग्लूटासाइड, नहीं। इधर देखिए बोर्ड पे, बीटा ग्लूटासाइड्स तो प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन रेसिस्टेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। इट विल लीड द लिसिस, बेकार की बात है। इट विल एबल टू प्रोड्यूस ए नोबल प्रोटीन, नहीं। एक बात मैं और ऐड करूंगा पहले ऑप्शन में, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल एंड, ये कलर से चेंज करके, एंड प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ये दोनों पॉइंट एक साथ जोड़ दिया मैंने, यानी ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी लेकिन ब्लू कलर ये दे सकता है। इज दैट क्लियर? ये बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने घुमा के बनाया है। ये अच्छा सवाल है। ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हो गया। 25, in the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है, उसी को आंसर कर देंगे। आइए बना देते हैं, इजिली कर लेंगे। इसको देख के लग रहा है कि कोई एक आंसर हो सकता है क्या? क्या इसमें फॉलो हो रहा है? नहीं सर, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। हम पहले बना लेते हैं। 5 डैश 3 डैश, दैट इज अगेन ये 3 to 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आई थिंक फोर्थ आंसर हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ZAA, यहां पे आपको चेक ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में ये बात आपको मिलेगी, यही पैलिंड्रोम फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर करते हैं, आप ये जानते भी हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बोलनी है, पैलिंड्रोम में फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम होगा लेकिन रीडिंग फ्रेम सेम होना चाहिए। ठीक है, रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेंगे। अगर रीडिंग फ्रेम बदलेंगे नहीं, अगर आप 5 to 3 पढ़ रहे हैं तो दोबारा भी 5 to 3 ही पढ़ेंगे, तभी आपको सेम मिलेगा। यही इसकी खासियत है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? देखिए फिर से वही पूछ लिया गया, तो सीधे आंसर पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। ये बात सही हो सकती है बट ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि और बातें पढ़ लेते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, हमने अभी पढ़ा था, ये बात ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड, यस, अच्छा पॉइंट मिला। इधर देखिए, यहां पे कंफ्यूजन होता है। रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज कॉल्ड स्पूलिंग, लेकिन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। तो दोनों को याद रखिए, पीसेस को कट करके निकाल लेते हैं, तो कहां से सेपरेशन की बात कर रहे हैं, इस पर जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये भी सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन बाय द यूजिंग इथेरियम ब्रोमाइड। तो आज कई बार हम ये बात कर चुके हैं। आंसर फर्स्ट, ये इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहे हैं कि पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अभी हमने कहा था कि पीसीआर का डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे छोटा सा डीएनए पीस मिला, उसकी कई कॉपी बना लेते, दैट इज कॉल्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ये बात ठीक है। दूसरी बात कह रहे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल करते ही है ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करने के लिए। तो ये बात भी ठीक है। कहीं ना इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है आपस में। कह रहे दोनों एक करेक्ट नहीं है, गलत बात है। नॉट करेक्ट, कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है। ए करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट एंड नॉट द एक्सप्लेनेशन, इज एक्सप्लेनेशन नहीं सर, एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ आंसर हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन, दैट इज फोर्थ आंसर। इजी सवाल है बट पूछ सकते हैं, ये आसान है, इसमें कोई बहुत परेशान वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? देखिए, क्लोनिंग वेक्टर के डिजायरेबल फीचर की बात कर रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ओरी साइट होना चाहिए और रिकग्निशन साइट्स होनी चाहिए।
लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है रिकॉग्निशन साइट पीवीआर 322 में तो कई है, लेकिन प्रेफरेबली सिंगल होनी चाहिए। ऐसे सुनिए, मुख्यतः सिंगल होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट्स। पूछ रहे हैं नॉट, कौन सा नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट एक हो तो अच्छा है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहे हैं, मार्कर जीन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। और कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसाइट होना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर और रेप्लिकेशन को शुरुआत करता है। कह रहे प्रेजेंस ऑफ 2 or more रिकॉग्निशन साइट, इट मेक्स द प्रोसेस कम्बरसम, दैट्स द यूज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये जटिल बना देता है, इसीलिए ये ठीक नहीं है। वैसे होता तो है, बट ये ठीक नहीं है। इट नॉट सुटेबल, इट नॉट डिजर्वेबल। देखिए, कोई चीज होना अलग बात है और हमारी इच्छा ना हो अलग बात है। होता है, लेकिन साइंटिस्ट की इच्छा नहीं होती थी कि ऐसा बने। उसको बाद में रिकरेक्ट भी किया गया। ये प्यारा सवाल है, अगर ये रिपीट होगा तो एक अच्छे सवाल में काउंट होगा। आप इससे जरूर याद रखें, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। इससे तो रीजन है, कह रहे व्हेन ए पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करता है तो ओवरहैंगिंग स्ट्रेसेस मिलते हैं और स्टिकी एंड्स मिलता है। सिंगल स्ट्रैंड रहता है, कट करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल जाता है, जिससे आकर के उसको जोड़ दिया जाए। किसको जोड़ दिया जाए? जो एंजाइम इसको कट किया है, बात को समझिएगा, वही एंजाइम जाएगा और दूसरे डिजायर्ड डीएनए को भी कट करेगा, और इस ओवरहैंगिंग स्ट्रेस से चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वाला भी इसलिए आकर के जुड़ जाएगा। बात को समझिएगा। तो कह रहे हैं सेम लीजिए, वही बात लिखी है क्या, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक साइट। कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम लोग पढ़ाते वक्त डिस्कस भी करते हैं कि एक ही एंजाइम दोनों कट करेगा, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बने। अगर आप डायग्राम एनसीईआरटी का चेक करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी है। दैट इज फर्स्ट आंसर होना चाहिए, यस, फर्स्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30, इजी सवाल है। द एंजाइम इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल एंड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। देखिए, यहाँ पे तीन बातें हैं। अगर प्लांट सेल से निकालना चाहेंगे तो अलग, फंजाई से निकालना चाहेंगे तो अलग, और अगर बैक्टीरिया से निकालना चाहेंगे तो अलग। प्लांट सेल के लिए ये सेलुलोज, फंजाई के लिए काइटिनेज, और बैक्टीरिया के लिए यस लाइसोजाइम। मैच कर लेते हैं। बी वाला जो है ये किसके लिए है? फंजाई के लिए। तो बी काइटिनेज, प्रोट्यूसेस नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। अच्छा सवाल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, रिफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगरोस लैक्टोफरेसिस। आप समझिए, इस चैप्टर का सबसे हॉटस्पॉट टॉपिक अगर कोई है तो वो जेलेक्टोफोरेसिस। ये मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, एनसीईआरटी के सवाल है, ठीक है। एगरोस इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये नया नया पॉइंट मिला। एगरोस इज नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। सीवीड आप जानते हैं, प्लांटिनम में पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगरोस जेलेक्टोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीएनए। बिल्कुल, छोटा होगा दूर तक जाएगा, वेल से दूर तक जाएगा। डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज, कह रहे हैं कि डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये बात ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एनोड की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोड बोला है, कैथोड। कैथोड एनोड इज इलेक्ट्रोड एक्चुअली। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन कह रहे हैं डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये बात आपकी गलत है। कितना बढ़िया सवाल बनाया था, नेगेटिव से पॉजिटिव और कैथोड लिख दिया जिससे कि आप चकमा खा जाए। तुम नहीं खाया आपने, समझदार लोग हैं, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी किसी में है तो जी हाँ, ए बी सी इज द सेकेंड आंसर। अच्छा सवाल है, यहाँ पे नया पॉइंट मिला जिससे कि आप इसे कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following statement is incorrect about agrobacterium tumefaciens? कौन सा इनकरेक्ट है?
इट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमरस सेल। बिल्कुल नॉर्मल प्लांट सेल को ये कैंसरस बना देता है। इट डिलीवर्स टीडीएनए इनटू प्लांट सेल। बिल्कुल ठीक बात है, ये डिलीवर कर देता है। और आपको बताऊं ये सिर्फ डाइकॉट में करेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस जो है ये डाइकॉट में करेगा, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिनी ये मोनोकॉट में करेगा। तो सिर्फ प्लांट में करेगा। ओके, इट यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोट। नहीं सर, ये एनिमल सेल में नहीं करेगा, प्रोकैरियोट तो बड़ी दूर की बात है। एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल। सवाल आसान हो गया प्रोकैरियोट लिख के, कुछ और लिखते तो टफ होता। PI plasmid from Agrobacterium tumefaciens used for gene transfer is not pathogenic to plant cell। देखिए, जब डिसॉर्म कर लेंगे तब उसके बाद भेजेंगे तो पैथोजेनिक नहीं होगा। ठीक है, उसको उसमें जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कराने के बाद, इंसर्शन एक्टिवेशन क्या होता है, जो काम कर रहा था पर्टिकुलर वेक्टर उसके पर्टिकुलर पार्ट को कट करके अपने डिजायर्ड जीन को जोड़ देंगे, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो जाएगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसी को कहा जाता है। तो ये बात भी अपनी फिलहाल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड। एक बात मुझे और बोलनी है, इसमें कई सवाल कराने के बाद भी एक पॉइंट हम नहीं ला पाए। ट्रांसफर्स की जब बात करेंगे तो उसमें जीन गन आपको याद रखना है, हीट सॉक अलग से नोट कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ बैलिस्टिक जीन गन आप कैसे होता है वो नोट कर लीजिएगा। हीट सॉक जो आइस की को रखते हैं 42 डिग्री और 42 डिग्री पे बैक्टीरिया को, वो पॉइंट आप कर लीजिएगा। और माइक्रो इंजेक्शन जो एनिमल सेल के लिए होता है उसको याद कर लेंगे, जिससे कि सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाए। तो माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, और तीसरा कौन सा, हीट सॉक, ये आपको नोट करना है, ये अलग से पॉइंट है। तो आंसर इसका हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। देखिए, हम लोग बहुत देर से इसी पे बात कर रहे हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो जो ट्रांसफर करने की बात होगा, तो कह रहे हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा उसको हम किस, मान लीजिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और हमने जोड़ भी दिया। तो किसमें जोड़ते हैं सर, उसमें जोड़ते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन साइट हो, प्रेफरेबली एक हो। उसमें जोड़ते हैं जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर हो। उसमें जोड़ते हैं जिनमें ओरिसाइट्स हो। और क्या नाम है उसका, दैट इज नेम्ड एज कैरियर, नहीं ट्रांसफॉर्मर, नहीं वेक्टर। क्या नाम होगा, वेक्टर। और वेक्टर के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहला नाम आता है, एंड दैट इज प्लाज्मिड फॉर बैक्टीरिया। एक और नाम हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफेज, जी अगेन। एक और हमारे पास नाम है, दैट इज कॉल्ड BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक और हमारा नाम है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक और हमारे पास नाम है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक। ये सारे नाम हैं जिन्हें आप एक एक करके याद कर सकते हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आंसर थर्ड। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बायोरिएक्टर के बारे में पूछा हुआ है, बायोरिएक्टर के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहला, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग टाइप। याद रखिएगा, ये खुद ही अपने आप में एक सवाल है और ये याद करना है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमम विटामिन, सॉल्ट, मिनरल्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन द बायोरिएक्टर। तो ये भी ठीक है। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटेड सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। याद तो होगा ही, ये सारे पॉइंट सही तीनों। कह रहे बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, नहीं सर, दैट इज लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे हम बैक्टीरियल कल्चर की बात करते हैं, फर्क कर लीजिएगा, लार्ज स्केल पे बैक्टीरियल कल्चर की बात करेंगे। जी, डन। एनी कंफ्यूजन, आंसर क्या हुआ, बोले भैया, आंसर शुड बी, नहीं चल रहा है भैया, चलिए 34 का फर्स्ट, 35, द फॉलोइंग डायग्राम, द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम संयुक्त से मिसिंग है, मैं बना देता हूं। ये जो PBR 322 है, इसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा एक और होता है, आपको याद होगा, और तीसरा एक और है, ये दैट इज Y एंड दैट इज X। ठीक है, ये PBR 322 का स्ट्रक्चर याद करिएगा। आप एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा इस सवाल को, एनसीईआरटी की बुक उठा करके देख लीजिएगा, इसी दो सवाल की बात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं।
ये जो वाई है एक्चुअल में ये दैट इज रूप, क्या है ये, रूप पूछा गया है। और ये जो एक्स है दैट इज ओरिसाइट, इसी पे सवाल बनाया गया है। ये एक्चुअल में पीवीआर 322 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास काफी डायग्राम है, वहां से मैच कर दीजिए। अब इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जी। जाइए करते हैं। द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड वाई फॉर इंस्टेंट, ये गलत हो गया क्योंकि वो रेप्लिकेशन के दौरान प्रोटीन की बात करेगा, भी देखते हैं। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, नहीं। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, नहीं। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, ये बात ठीक है, कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। एंड दूसरा, वाई प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। बहुत प्यारा सवाल है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। जब भी इसको करिएगा तो एक बार पीवीआर थ्रू टू का डायग्राम देख के फिर एक्स वाई को चेक कर लीजिएगा, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जी, पढ़ते हैं। काफी बड़ा सवाल है बट आसान है, बहुत सिंपल सा होगा, अभी देखिएगा। फिर द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंस, मैं पढ़ देता हूं इसे। The blue and white selectable marker have been developed which differentiate recombinant colony from non-recombinant colony on the basis of their ability to produce current in the presence of chromogenic substrate। अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि एक प्लाज्मिड है, उसमें एक जीन है, अगर वो जीन है तो ब्लू कलर बनेगा बीटा ग्लूकोसाइड्स की वजह से, और अगर वो जीन हम कट करके अपना डिजायर्ड जोड़ दें तो वो कॉलोनी व्हाइट हो जाएगी और वो ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, दैट्स ट्रू। अब इस पे आगे बात करते हैं। Whereas the blue color colony have DNA insert in the plasmid and they are identified as a recombinant colony. Whereas the blue color colony have DNA insert, have DNA insert. अगर DNA insert करेंगे और इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा, बात को समझ पा रहे हैं? अगर DNA इंसर्ट करेंगे, जैसे ये कोई प्लाज्मेट था, इसके पास ये पर्टिकुलर जीन था जो हमें कौन सा कलर देता था, ब्लू कलर देता था बीटा ग्लूकोसाइड्स की वजह से। अब हमने इस पे क्या जोड़ दिया, अपना कोई डिजायर्ड जीन जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये ब्लू कलर नहीं दे पाएगा। तो जब इंसर्ट होगा तो कह रहे हैं ब्लू कलर दे रहा, नहीं सर ये गलत है। कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आइडेंटिफाइज एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। बहुत प्यारा सवाल है ये। अगर व्हाइट कॉलोनी है तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी, इज दैट क्लियर? और इस पे सवाल जब भी आएगा अच्छा सवाल आएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों गलत है, नहीं एक सही है। कह रहे दूसरा गलत है, नहीं सर दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, यस। ये सवाल अगर आप एक बार ब्लू कलर कब बनता है और ब्लू कलर कब नहीं बनता है, तो रिकॉम्बिनेंट होगा तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नो ब्लू कलर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट अगर है यानी अगर जीन है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। बढ़िया सवाल, 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following enzyme are not essential for gene cloning? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ती है, डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है, डीएनए म्यूटेज की जरूरत नहीं पड़ती, डीएनए रिकॉम्बिनेज की जरूरत भी पड़ती है, पॉलीमरेज की जरूरत, ओके। एक मिनट, डीएनए म्यूटेज की जरूरत नहीं पड़ती, रिकॉम्बिनेज हमने नहीं पढ़ा है, रिकॉम्बिनेज जैसी कोई बात नहीं, वो क्रॉसिंग ओवर में जरूरत पड़ेगी मेयोसिस में, तो वो पैचेटिन में, तो ये भी नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज क्यों, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, और डीएनए लाइगेज क्यों, डीएनए को जोड़ने के लिए। तो बी सी एंड डी नहीं होगा। अच्छा पूछ क्या रहे हैं, नॉट पूछ रहे, तो भैया अगर ये नॉट पूछ रहे हैं तो फर्स्ट एंड फोर ई को जरूरत पड़ेगी, यानी सी डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यस फोर्थ ऑप्शन। जो कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। आंसर सी डी। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। ओके, आसान सवाल है, कह रहे व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट। कह रहे इंसुलिन जो है उसे डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए जो इंसुलिन है ना, अगर आप ध्यान दें तो जो इंसुलिन है ये क्या है, प्रोटीन है। क्या भैया, इंसुलिन प्रोटीन है, और चूंकि इंसुलिन प्रोटीन है तो जब इसको खाएंगे आप तो आपके स्टमक में क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो खाएंगे तो कि ग्लूकोज को मेंटेन करे, लेकिन ग्लूकोज को खुद नहीं मेंटेन करेगा, खुद ही चला जाएगा।
तो इट विल डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये बात बिल्कुल मार्क हो जाइए भैया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, right, 39. DNA fragments extracted from gelatophoresis is can be used in construction of recombinant DNA. बिल्कुल ठीक बात है। Smaller size DNA fragments are observed near anode, क्योंकि दूर तक दौड़ जाएंगे, and while larger fragments are found near the agarose cell. देखिएगा, वेल्स के पास कहाँ मिलेंगे, बड़े वाले कहाँ मिलेंगे, वेल्स के पास, यानी जहां से दौड़ना है वहीं रह जाएंगे, और छोटे वाले दूर तक चले जाएंगे। कितने सवाल बने हैं, इसको आप बार बार इस पर नजर दौड़ाइएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। Fourth and last question, polymerase chain reaction amplifies DNA following the equation. तो देखिए, अगर आपको कैरेमलिस साहब ने इसको इन्वेंट किया और उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ डीएनए अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ डीएनए अगर आपको चाहिए तो फार्मूला लगा दीजिए 2 की पावर n। ढेर सारा डीएनए चाहिए। और ये बात कहां से आई, पीसीआर में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें एक जगह लिखा हुआ है 30 साइकिल, और जब 30 साइकिल की बात करेंगे यानी 2 की पावर अगर 30 लिखेंगे, तो आप लोग तो मैथ वैसे ही बहुत कम अच्छी होगी, सॉरी कमजोर नहीं कर सकते, तो 1 बिलियन, हमारी तो ज्यादा ही है, तो 1 बिलियन 2 की पावर 30 मतलब 1 बिलियन कॉपी ये लिखा हुआ है। आप कहते सर आंसर तो बता दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। ये सवाल होगा। ये बायोटेक के 40 सवाल है। मैं मुझे मतलब पूरा यकीन है कि इसी में से सवाल बनेंगे, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बन सकता, इसलिए आपको इसे जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम में कमेंट में लिंक रहेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।